बिहार का जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ है तब से एसआईआर को लागू करने के लिए वहां पर बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है। तो फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं और विभिन्न दस्तावेज के साथ उसे कंप्यूटर में अपलोड भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस प्रकार के फॉर्म बांटे गए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स बिहार में लगाए गए हैं चारों तरफ, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यह कहता है कि मतदाताओं के बीच में चुनाव अधिकारी पहुंच नहीं पा रहे हैं, उन्हें पावती नहीं दिया जा रहा है, जो दस्तावेज मांगे गए हैं एसआईआर के तहत उन दस्तावेजों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। इवन उस फॉर्म में मतदाताओं का फोटो तक नहीं चस्पा किया जा रहा है। और इन सारे झोल को लेकर, इन सारे दिक्कतों को लेकर लगातार वहाँ के जो प्रख्यात यूट्यूबर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अजीत अंजुम का नाम आपने सुन रखा होगा। एक नामी पत्रकार है जो दिल्ली में निवास करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं और काहे बगाहे वह सरकार की नीतियों पर अपनी पूरे यूट्यूब को कॉन्सेंट्रेट करके रखे हुए हैं। इस बीच वे बेगूसराय गए हैं, बिहार के चुनाव को कवर कर रहे हैं और बीएलओ के पास जा रहे हैं। बीएलओ द्वारा जो इकट्ठा किए जा रहे हैं एसआईआर संबंधी फॉर्म का अवलोकन कर रहे हैं, उनसे लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस फॉर्म में मतदाताओं के फोटो नहीं है और जो परिचय संबंधित जितने भी दस्तावेज मांगे गए हैं वो दस्तावेज नदारत है। और इन सारे घटनाओं के बीच में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, यही वो एफआईआर है जो बेगूसराय में मेरे खिलाफ दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराई गई है एक बीएलओ की तरफ से। बीएलओ पर जिला प्रशासन का दबाव था। जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं डीएम। दबाव इसलिए था क्योंकि मैंने बेगूसराय के बलिया प्रखंड में बहुत सारे जो बीएलओ थे या जो सुपरवाइजर होते हैं वो जिस तरह से फॉर्म अपलोड कर रहे थे, कुछ अधूरे फॉर्म अपलोड कर रहे थे, कुछ फॉर्म्स पर दस्तखत और नाम के सिवा कुछ भी नहीं लिखा था, कॉलम्स खाली थे और बहुत कुछ जो उस कैमरे में, मेरे कैमरे में कैद हुआ वो मैंने अपलोड किया। उसके बाद खलबली मची, नाराजगी हुई प्रशासन में। मेरे पास एसडीओ के फोन आया 2 बार कि आप इस वीडियो को अपलोड मत कीजिए। फिर मेरे पास एसडीओ के फोन आए, माफ करें, वीडियो के फोन आए और उनकी बात मैंने नहीं मानी। उस वीडियो को मैंने अपलोड किया और उसके बाद अंजाम ये हुआ, नतीजा ये कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब इस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई, जो मुझ पर आरोप लगाए गए, उनको मैं पढ़कर आपको सुनाने से पहले ये बता दूं, यही वो वीडियो है। और मैं चाहूंगा एक दर्शक के तौर पर एफआईआर में जो आरोप मुझ पर लगाए गए उसको भी सुनिए और उसके बाद ये वीडियो मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पर है, जाकर इस वीडियो को देखिए। इसमें 40 मिनट का वीडियो है। थोड़ा वक्त एक दर्शक के तौर पर आप खर्च कीजिए, आप खुद तय कीजिए, आप जज बनिए और आप तय कीजिए कि जो आरोप मुझ पर हैं और जो वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है, क्या ये मैच करते हैं? क्या ये आरोप मुझ पर इस वीडियो को देखने के बाद साबित होते हैं? इस वीडियो में जो मैंने सवाल उठाए, जिस तरह से अधूरे फॉर्म भरे जा रहे थे या जो कुछ चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ हो रहा था, उन सवालों का जवाब देने की बजाय, उन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर अधूरे फॉर्म भरने पर जवाब देने की बजाय मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर और एफआईआर में कुछ ऐसी बातें कही गई जो मेरे वीडियो में कहीं है नहीं। और इस वीडियो को आप जरूर देखिए। एक दर्शक का सपोर्ट, समर्थन बहुत जरूरी है। मैं बेगूसराय में हूं, जैसा कि आप जानते हैं, और खलबली इसलिए मची है क्योंकि मैं लगातार 5 दिनों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बिहार में जो कुछ चल रहा है, जो तमाशा चल रहा है और जिस तरह से
बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जो मुश्किलें परेशानियां आ रही हैं, मतदाताओं को जो दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रशासन के दबाव में जो जिस तरह से जल्दबाजी में टारगेट पूरा करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, अधूरे फॉर्म, उस पर मैंने कई रिपोर्ट की है और उससे हंगामा मचा है। नतीजा है ये एफआईआर में एक मुस्लिम बीएलओ को मोहरा बनाया गया। बीएलओ साहब की तरफ से बलिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि मैं अंसारुल हक, अपना पता उन्होंने लिखा साहेबपुर कमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रखंड सभागार बलिया में, गन्ना प्रपत्र को बीएलओ ऐप से अपलोड कर रहा था। सुबह लगभग 9:30 बजे यूट्यूबर अजीत अंजुम, उनके सहयोगी और कैमरामैन अनाधिकृत रूप से सभागार में प्रवेश कर हमसे सवाल जवाब करने लगे कि आपके बूथ में कितने मतदाता हैं, कितने को प्रपत्र दिया, कितने का प्रपत्र वापस लिया, बूथ में कितने मुस्लिम मतदाता हैं, कितने मतदाता ने फॉर्म के साथ पेपर जमा किया। अब इसमें से कोई सवाल ऐसा है जो किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करता हो, सामाजिक बैमनस की वजह बनता हो, किसी तरह से ऐसा हो जो सवाल पूछना कोई गुनाह, कुछ भी ऐसा है? हमने जानने की कोशिश की बीएलओ से, बहुत सारे बीएलओ थे, वहाँ कुछ सुपरवाइजर थे। उसके बाद आगे कहा गया कि मैंने सभी को फॉर्म बांट दिया, पुनः पेपर के साथ प्राप्त कर लिया, ये मैंने उनको बताया। यूट्यूबर अजीत अंजुम का फोकस इस बात पर था कि मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अब आप मेरे इस वीडियो को सुनिएगा। ये जिन बीएलओ साहब ने मुझ पर ये आरोप लगाकर एफआईआर किए, मैं जानता हूं, अंदाजा लगा सकता हूं कि उन पर कितना दबाव जिला प्रशासन की तरफ से होगा। बीएलओ प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, उन्हें नौकरी की मजबूरी भी होती है, और प्रशासन चाहता था कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो तो उन्हें मोहरा बनाया गया होगा, तो वो वही कहेंगे जो प्रशासन चाहेगा, तो उन्होंने वही कहा। लेकिन कैमरे में जो उन्होंने कहा उसको देखकर आप तय कीजिए कि आपको लगता है कि जबरदस्ती उनसे बात कर रहे हैं। मैं गया था वहां पूछकर, आपको लगता है कि बीएलओ साहब को मैं कामकाज में, सरकारी कामकाज में उनको बाधा डाल रहा हूं? ये भी आप देखिएगा, और आप इस देखकर इस वीडियो को ये भी तय कीजिए कि ये लगता है कि मेरा फोकस इस बात पर है कि मुस्लिम मतदाता को परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं है। मैं बीएलओ साहब ने जो कहा इस वीडियो में है, मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा हैरान बल्कि हुआ, उन्होंने कहा हमारे मुस्लिम वोटर्स जागरूक हैं और इसलिए 80% वोटर्स, अगर मुझे याद आ रहा है, दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा कर रहे हैं, और मैं बिना दस्तावेज के फॉर्म नहीं ले रहा हूं, दस्तावेज उनको देने को कह रहा हूं। तो मैंने हैरानी जताई कि ये तो अच्छी बात है, बहुत जगह बूथ पर जा रहा हूं, उसमें देख रहे हैं कि बिना कागज पत्तर, बिना फोटो के जमा हो रहे हैं। आपने तो इतना डॉक्यूमेंटेशन किया है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, लेकिन यहां उन्होंने क्या कर दिया? मेरा फोकस इस पर था नहीं, वहीं और वो बूथ एजेंट थे, माफ करिए बीएलओ थे, उनसे क्या किया, क्या पूछा? उसके बाद यूट्यूबर द्वारा 1 घंटा कार्य नहीं करने दिया गया, जिससे कार्य में काफी बाधा हुई। मेरे ख्याल से मैं 37 मिनट के आसपास वहां था, तो 1 घंटा तो था नहीं, 40 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का मोन्टाज है, 37-38 मिनट रहा होगा। तो 38 मिनट को 1 घंटा लिखा गया, तथ्यात्मक तौर पर गलत है। उस वीडियो में 40 मिनट भी मान लीजिए अगर है, उस वीडियो में 40 मिनट के वीडियो में मैं अंदर जाते आ रहा दिख रहा हूं और निकलते दिख रहा हूं, पूरा फ्रेम रिकॉर्डेड है। अब पूरे वीडियो का ड्यूरेशन जोड़ लीजिए कि मैं कितनी देर अंदर था, उस वीडियो से पता चलेगा। उसके बाद अतः श्रीमान से अनुरोध है, थाना प्रभारी को इन्होंने लिखा कि अजीत अंजुम यूट्यूबर और उनके सभी सहयोगी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के संबंधित सुसंगत धाराएं लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया। सांप्रदायिक द्वेष और सरकारी कार्य में बाधा, आप इसको देखिए वीडियो को। क्या इसमें सांप्रदायिक द्वेष की बात कर रहा हूं? क्या सांप्रदायिक द्वेष फैल रहा है? ये भी आप तय कीजिए। और साथ में इस वीडियो से जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना, या जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन खामियों को दुरुस्त करना चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है, या ये बनती है कि चूंकि कुछ चीजें मेरे वीडियो में दिख गई, उस पर कुछ बवाल हुआ, इसलिए मुझे ही एफआईआर के दायरे में घसीट लो। बहुत सारी धाराएं लगाई गई है, स्क्रीन पर वो धाराएं देख लीजिए। और जाहिर है इसमें कोई जो पुलिस अधिकारी ने नीचे लिखा है, बलिया थाना के एसआई राजेश्वर पंडित विल प्लीज इन्वेस्टिगेट दिस केस। तो राजेश्वर पंडित को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दे दी गई। मैं हूं बेगूसराय में, कल था किशनगंज में। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी चल रही है, मैं बेगूसराय आ गया। मैं चाहता था मैं यहीं रहूं, ताकि अगर प्रशासन को, पुलिस को मेरी जरूरत है, पूछताछ करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ज्वाइन करें, तो मैं जाऊं। लेकिन मेरे पास अधिकृत तौर पर उन्होंने कोई सूचना अभी नहीं दी है। देखता हूं, अगर मुझे थाना जाना पड़ा तो मैं पता करूंगा कि इसकी क्या प्रक्रिया।
मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके। बिहार सरकार के माध्यम से वहाँ के चुनाव में एक नया सिगुफा चले आया और यह रहा है कि वहाँ के चुनाव में एनआरसी की झलक साफ नजर आ रही है। वहाँ के जो मतदाता 2003 के बाद शामिल हुए हैं उनका स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करवाया जा रहा है, यानी उन तमाम मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से काटे जाएंगे और उसके बाद जोड़े जाएंगे। और जोड़ने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया के तहत अब मतदाताओं के पास उनका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, उनका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जमीन के कागजात, एनआरसी में उनकी नाम, ऐसे बहुत सारे शर्तें रखी गई हैं। जानकारों का मानना है कि इन शर्तों को पूरा नहीं करने से बहुत सारे मतदाता वोट या अपने मताधिकार का प्रयोग करने से चूक जाएंगे और कोई 8 करोड़ मतदाता बिहार में अपने मतदाता के रूप में मतदान का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में। अगर यह वहाँ लागू हो जाता है एसआईआर, इसको हम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं, तो ये पूरे भारत में भी लागू किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जब एनआरसी को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन हुए थे तो उसे सरकार को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था। फिर से यह एनआरसी का चिन्ह बाहर आ गया। कईयों का तर्क है अगर लाखों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी या सिंधी भारत में निवास कर सकते हैं तो रोहिंग्या और अन्य शरणार्थी भारत में निवास क्यों नहीं कर सकते। और इनके बहानों में मुसलमानों, एससी, एसटी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और मुसलमानों साथ साथ ईसाइयों के ऐसे मतदाताओं को इस सूची से बाहर करने की तैयारी सरकार कर रही है। सरकार को मालूम है यही वह वर्ग है जो भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और पत्रकार जगत के साथ दक्षिण कौशल भी उनके इस जन आधारित, जन पक्षधर खबरों के लिए की ख्याति पर जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज किया गया है उसका हम खंडन करते हैं। और कोई भी पुलिस अधिकारी कैसे एफआईआर दर्ज कर लेता है जब तक कि वह उनके आरोप के खिलाफ में किसी भी तरह के वो जांच नहीं कर लेते। और इस प्रकार जांच नहीं करने से संदेह तो उत्पन्न होता है। दैनिक भास्कर ने इन तमाम हालतों को लेकर समाचार प्रकाशित किया, लेकिन बाकी अखबारों के समाचार, जागरण जैसे अखबारों ने ये बताने की कोशिश की है कि रोहिंग्या मुसलमान, म्यांमार के मुसलमान या बांग्लादेशी निवासियों को इन तमाम चीज़ों से दूर रखने की कोशिश हो रही है और वह मतदाता सूची में गाहे बगाए अपना नाम फर्जी तरीके से दर्ज करवा रहे। कोई भी मतदाता किस प्रकार फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराते हैं।
लेकिन जानकारों का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग सरकार के निर्देश पे फर्जी तरीके से मतदाताओं की सूची तैयार कर रहा है। और ये घटना महाराष्ट्र में भी देखने को सुनने को आया। और उससे संबंधित जो गिरफ्तारी की सूचना है, तो कुल मिला के बिहार का जो एक्सरसाइज है चुनाव को लेकर, यह एक नई नागरिकता की दिशा में हमको लेके चलता है। और यह बताता है कि यहाँ की जो सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है, वह धर्म और जाति को देख के चुनाव और तमाम प्रकार के जो लोकतांत्रिक कार्य हैं उन्हें अंजाम दे रहे हैं। इस घटना के साथ साथ प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने बिहार के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इन तमाम मसलों को लेकर प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण से उन्होंने चर्चा की। और प्रशांत भूषण बड़े बेबाकी से हिमांशु कुमार को बता रहे हैं कि किस प्रकार चुनाव में इस प्रकार के धांधलियां एसआईआर के नाम से हो रहे हैं। ये दो तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में लाना, ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल रोल में लिया है। सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़े जो इलेक्शन कमीशन ने जो बोले हैं, तो फिर 80% लोग जो हैं वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। बिहार में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो पता लगा था 3% लोगों के पास ही होते हैं उनको। प्रशांत जी, हम जानना चाहेंगे, बिहार में अभी चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से वोटर कार्ड के सत्यापन का एक आदेश आया है, उसके कानूनी पहलू और संवैधानिक पहलू क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप सरल शब्दों में बताने की कृपा करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि हम एक इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो लोग एनरोल हुए उन सब का हम फिर से, मतलब पहले उनको हम वोटर्स लिस्ट से हटा देंगे, फिर उनको वोटर्स लिस्ट में वापस आने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने 10 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है। उन 10 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे, जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और ये गवर्नमेंट के दूसरे सर्टिफिकेट्स, स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह। इसमें एनआरसी भी लिखा है। हाँ, एनआरसी भी लिखा है जी। तो वो ये कह रहे हैं उसमें राशन कार्ड नहीं है, उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें ड्राइविंग नहीं, नरेगा कार्ड नहीं है। तो अब इसका कुछ सर्वे पहले किया गया था कि बिहार में कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो पता लगा था 3% लोगों के पास ही होते हैं, उनको दिए जाते हैं या वो लोग लेते हैं सरकारी बर्थ सर्टिफिकेट्स। उसी तरह से पासपोर्ट्स भी 1-2% लोगों के पास ही हैं। तो कुल मिलाकर इसका अनुमान लगाया गया है कि अगर सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़े जो इलेक्शन कमीशन ने जो बोले हैं, तो फिर 80% लोग जो हैं वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाएंगे 2003 के बाद जो रजिस्टर हुए हैं, यानी पिछले 22 साल में जो लोग रजिस्टर हुए हैं, यानी कि जो लोग 40 साल से ऊपर के हैं। बूथ लेवल पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो सारे घर घर में जाकर इस तरह के प्रमाण लेकर एन्यूमरेशन कर लेंगे, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो घर पर हैं ही नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, उनका आप कैसे देखेंगे? तो देयरफॉर इफेक्टिवली इसमें ऐसा लगता है कि 60, 70, 80% लोग वोटर्स लिस्ट से बाहर हो जाएंगे अगर इसी तरह से चलाया गया। तो ये जो है, ये पहली बात तो जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके भी खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था उसके भी खिलाफ है। वोटर्स रूल्स में यह है कि अगर आप किसी का नाम हटाना चाहते हैं तो उसको नोटिस देना होगा, उसको रीजन देना होगा कि आप क्यों हटाना चाहते हैं, किस आधार पर हटाना चाहते हैं, क्या कंप्लेंट आई है आपके पास, जिससे वो उसका जवाब दे सके। अब ये प्रोसीजर तो ये लोग फॉलो कर नहीं रहे, कह रहे हैं ऑटोमेटिकली सब हट जाएगा, वापस लाने के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाइए, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट दिखाइए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक पहले लाल बाबू हुसैन का फैसला है 1995 का, उसमें यह बोला था कि इलेक्शन कमीशन ये नहीं इंसिस्ट कर सकता कि भाई यही डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस पर प्रकाश डालता हो कि भाई वो सिटीजन है, वोटर्स लिस्ट में एनरोल हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट वो ला सकता है। यानी कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, नरेगा रजिस्ट्रेशन, ये सब ला सकता है दिखाने के लिए कि भाई वो सिटीजन है, वोटर्स लिस्ट में एनरोल हो सकता है। तो और तीसरी बात, ये तो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी है कि आप एकदम से जस्ट बिफोर द इलेक्शन, बिहार के तो इलेक्शन तब होने वाले हैं, उसके जस्ट पहले आप इस तरह का ले आए कि हम इस तरह की इंटेंसिव रिवीजन करेंगे और ये प्रमाण आप अगर नहीं ला पाए तब फिर हम आपको डीरजिस्टर कर देंगे। ये तो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी है। तो एक ऐसा ड्राइव जिसमें 80% वोटर्स के वोटर लिस्ट से बाहर हो जाने का अंदेशा हो, ये कदम उठाया ही क्यों गया? इसके पीछे इंटेंशन क्या हो सकती है? ये इंटेंशन तो साफ है। हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल सरकारी टट्टू बन गया है एक तरह से। जो सरकार चाहती है वो करता है। अब ये दो तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल लिस्ट में लाना, ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फर्जी वोटरों का नाम इलेक्टोरल रोल में लिया है। और दूसरा कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको हटाना। तो ये करना ये चाहते हैं, सरकार के कहने पर ही ये किया गया है कि भाई माइनॉरिटी वोटर्स जो कि भाजपा को वोट नहीं देते, दलित वोटर्स जो कि आमतौर पर भाजपा को वोट नहीं देते, इन लोगों को खासकर वोटर लिस्ट से हटा दो। और यही वर्ग हैं जिनके पास सबसे कम इस तरह के प्रमाण जो इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं वो हो सकते हैं। तो वो सेलेक्टिवली, इनको ये भी पता रहता है कि भाई किस बूथ में भाजपा को कितनी वोट मिली पिछले चुनाव में। जहां बहुत कम वोट मिली वहां पर ज्यादातर लोगों के नाम उड़ा दो, जहां ज्यादा वोट मिली वहां ना उड़ाओ। तो ये तो फिर उनके ऊपर है, वो आर्बिट्रेरली सेलेक्टिवली करेंगे। और उनका पूरा ऑब्जेक्ट यही है कि जो लोग भाजपा को ट्रेडिशनली वोट नहीं देते उनके नाम हटा दो वोटर लिस्ट से। तो ये तो बिल्कुल बेईमानी के लिए किया जाए। तो क्या ये एक इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये पॉसिबल भी है? मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि इलेक्शन कमीशन 70-80% वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने का कोई ड्राइव चला दे। 70-80% बाहर नहीं करेंगे। मेरा मानना है जी कि वो 5-10% को ही बाहर करेंगे जी, लेकिन सेलेक्टिवली उन लोगों को बाहर करेंगे जिनका उनको पता है कि ये लोग भाजपा के लिए वोट नहीं करते ट्रेडिशनली। माइनॉरिटीज हैं, दलित हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं, या जिन पोलिंग बूथ्स पर पिछली बार भाजपा को बहुत कम वोट्स मिले वहां पर लोगों को बाहर करेंगे। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश करी गई है। इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो लोग ट्रेडिशनली भाजपा को नहीं वोट करते उनको वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का ये तरीका है। तो 10% भी बहुत बड़ा संख्या हो जाएगी। और ये सारे देश में दोहराने की कोशिश करेंगे इसके बाद? उसके बाद सारे देश में कह रहे हैं कि ये तो हम फेज 1 में बिहार का कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद पूरे देश में करेंगे। तो इसे हम एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो कह ही सकते हैं। जो बिल्कुल 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 टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, आर्बिट्ररी, वायलेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, आपको क्या उम्मीद है कि उसे रोका जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और खुलासा कर रहे हैं उस वीडियो कि चुनाव
क्या कुछ करता है। बहुत पहले 2014 में जब हम दक्षिण कौशल की तरफ से अंतर्गत चुनाव में गए थे, तब हम दक्षिण कौशल के शुरुआत की प्रक्रिया में थे। तब हमने वहाँ पर जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमने देखा था कि मुख्य जो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, वह चुनाव में फॉर्म भरने के बाद भी बैठ गए थे। सारे छोटे छोटे दल को बैठा दिया गया था। जो प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उनके एकमात्र प्रत्याशी मैदान में थे और उनके खिलाफ में सिर्फ सुरक्षित रूप से एकमात्र अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। हमने जो आंखों से देखा, जहां मतदान करते हैं उससे 200 मीटर भी नहीं, वहां पर चिकन मटन बनाने की व्यवस्था थी। दुकानें खोल दी गई थी फ्री में, जहां पर आप नट्टा, पोंगड़ी, खजानी, मिक्सचर, भजिया, चाट, पकौड़ी खा सकते हैं। तो मतदाताओं के लिए यही ऐसी व्यवस्था थी। जो सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात थे, उनके लिए भी वहाँ पर खाने और तमाम चीज़ों की प्रबंध की गई थी। और यह मामला हाई कोर्ट भी गया था, लेकिन पुख्ता आधारों के अभाव बताकर सारे लोगों को बचाने की कोशिश किया गया है, चाहे वो चुनाव अधिकारी हो, चाहे वहाँ के सुरक्षा बल हो, चाहे पुलिस हो। और जिन जिन पर ये आरोप था, बाद में आप अंतर्गत चुनाव को लेके पूर्व मुख्यमंत्री की संलिप्तता और तमाम चीज़ों को आपने खबरों में देखा। तो सरकार की तरफ से ये लगातार कोशिश हो रही है, जो यहाँ के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, इन्हें लक्ष्य करते हुए इनको मतदाता सूची से इनकी नागरिकता को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। और प्रयास ये भी हो रहे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी, उन्हें किसी न किसी रूप में उनकी नस्लों को खत्म करके उनके पांव के नीचे की जमीन, जंगल, जल, तमाम चीज़ों पे कब्जा करने के लिए इस प्रकार इतिहास में लगातार उनके ऊपर हमले हुए हैं और वो हमला आज भी जारी है। तो पत्रकार अजीत अंजुम पर लगाए गए FIR का सारे मीडिया समूह को विरोध करना चाहिए और दक्षिण कौशल इसका विरोध करता है और इस कार्रवाई का खंडन भी करता है और वहाँ की सरकार से आग्रह करता है कि अविलंब उनके ऊपर से इस FIR को सुन्नी किया जाए, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने YouTube चैनल के लिए काम करने की आज़ादी प्रदान की जाए। और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण हिमांशु कुमार को क्या कह रहे हैं, वह भी आप इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। दक्षिण कौशल प्रिंट के साथ वेबसाइट और अब YouTube में भी है। और लोगों को भी बोलिए कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी टीका, टिप्पणी, आलोचना, तमाम चीज़ों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को हमें भेजें, टंकित कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि हमारा चैनल कैसा है, उनको और क्या सुधार करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर इसी तरह के खबरों के लिए हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और हम नई नई खबरों को, सूचनाओं को आप तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे।